नमस्कार, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन और उदय स्टडी क्लासेज में। विद्यार्थियों, इस वीडियो में बात करेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 8वीं के आपके सामाजिक विज्ञान के पेपर के बारे में, जो कि आने वाले अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है और आप सभी विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होने वाला है। तो आप सभी विद्यार्थियों से निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपका अपना चैनल है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम तक सारे विषय के पेपर अपलोड यहाँ पे किए जाएंगे। आप वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ये अच्छी बात नहीं है विद्यार्थियों। आपके लिए हम इतनी सारी मेहनत कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। विद्यार्थियों, इस पेपर की खासियत है कि सारे प्रश्नों के उत्तर भी हमने साथ में लिखे हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए और आप परीक्षा में बेहतर से बेहतर स्कोर करके आए। आपको ये पेपर डाउनलोड करना है तो भी मैं बताऊंगा बिल्कुल ऐसा कैसा पेपर आपको मिलने वाला है, कहाँ पे मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो वीडियो के भी इसमें कहीं पे भी मैं बता सकता हूँ कि आपको पेपर कैसे डाउनलोड करना है। तो आपसे निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक का जरूर देखिएगा। चलिए विद्यार्थियों, आपका ज़्यादा समय न गंवाते हुए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि निम्नलिखित प्रश्नों का सही विकल्प का चुनाव करें। यानी आपको अवसर के रूप में 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, उनके सही उत्तर लिखने हैं। इसमें पहला देखिए, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग, डलहौजी या फिर वेलेजली। तो विद्यार्थियों, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल है वो वॉरेन हेस्टिंग था। तो ऑप्शन नंबर ब रहेगा इसका सही उत्तर। जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर ब का चुनाव किया है उन सभी का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 2, भारत में कितनी स्तरीय शासन व्यवस्था है? एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय या फिर बहुस्तरीय। तो विद्यार्थियों, भारत में जो शासन व्यवस्था है वो त्रिस्तरीय है। तो अपना ऑप्शन नंबर स रहेगा इसका सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि सच्चर समिति का गठन कब किया गया? 1992, 1996, 2005, 2008। तो विद्यार्थियों, सच्चर समिति का गठन है वो 2005 में किया गया था। तो अपना ऑप्शन नंबर स रहेगा इसका सही उत्तर। ये सारे के सारे प्रश्न आपके परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं और पेपर को पूरा का पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे एक बार पुनः निवेदन रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्रश्न संख्या 4, कौन से ग्रह को जल ग्रह कहते हैं? मंगल, पृथ्वी, शनि, बृहस्पति। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर हो जाएगा जल ग्रह है वो पृथ्वी को ही कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ब रहेगा इसका सही उत्तर। क्यों कहा जाता है? क्योंकि पृथ्वी के ऊपर 71% भाग पे है वो जल पाया जाता है, इसीलिए पृथ्वी को जल ग्रह कहा जाता है। प्रश्न संख्या 2 आपका रिक्त स्थान से संबंधित है। इसमें आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, यानी खाली जगह को भरना है। इसमें पहली खाली जगह है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट खाली जगह है, चाहे आपके बोर्ड की परीक्षा हो या फिर अर्धवार्षिक हो। असम के खाली जगह और बिहार की खाली जगह में काम करने के लिए आदिवासी जाने लगे। तो असम के चाय बागान पहले खाली जगह में आ जाएगा चाय बागान, और दूसरी में इसी में आ जाएगा कोयला खदानों में काम करने के लिए आदिवासी जाने लगे हैं। ख देखिए, झूम खेती में बीज बोने के तरीके को खाली जगह कहा जाता है। तो झूम खेती में जो बीज बोने का तरीका है उसे सीतराना कहा जाता है। तो यहाँ पे आप लिखोगे सीतराना, ठीक है। ग देखिए, कश्मीर के खाली जगह बकरियां पालते थे। तो बकरवाल हो जाएगा। कश्मीर के बकरवाल एक जाति है, वो बकरियां पालती थी, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका बकरवाल। और ग देखिए, कश्मीर ये कश्मीर वाला हो गया। ग देखिए, कंपनी ने 1793 में खाली जगह लागू किया। तो 1793 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या लागू किया था? स्थायी बंदोबस्त किया था। विद्यार्थियों, ये ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी खाली जगह स्थायी बंदोबस्त, ठीक है ना। कब लागू किया था? 1793 में। अब तीसरा प्रश्न, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। बंगाल में नील विद्रोह कब हुआ था? तो बंगाल में नील विद्रोह सन 1859 में हुआ था। अगला प्रश्न है, संघवाद से क्या आशय है? तो देश में एक से ज्यादा स्तर की सरकारों का होना तथा प्रत्येक स्तर की सरकार को संविधान से ही शक्ति और अधिकार मिलते हो, उसे संघवाद कहा जाता है। तो संघवाद का मतलब होता है देश में एक से ज्यादा स्तर की सरकारों का होना। जैसे कि अपने यहाँ पे त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था है, सरकार है, तो इस तरह से ये एक से ज्यादा स्तरीय सरकार है।
प्रश्न संख्या 5, धर्मनिरपेक्षता का मूल मंत्र क्या है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है आपके अर्धवार्षिक और बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। तो धर्मनिरपेक्षता का मूल मंत्र ये है कि धर्म से संबंधित किसी भी तरह का वर्चस्व खत्म होना चाहिए, यानी किसी का भी धर्म से संबंधित वर्चस्व है वो कहीं पे भी नहीं चले। सारे लोग हैं वो राष्ट्र की दृष्टि से समान माने जाएंगे। प्रश्न संख्या 6, भूमि निम्नीकरण के दो कारक लिखिए। तो पहला हो जाएगा आपके कृषि संबंधी गतिविधियां, यानी अपन खेती वगैरह करते हैं तो इससे भी भूमि का निम्नीकरण होता है, यानी भूमि खराब होती है। निम्नीकरण का मतलब होता है विद्यार्थी भूमि का खराब होना। तो एक तो हो जाएगा कृषि संबंधी गतिविधियां और दूसरा आपका हो जाएगा निर्माण संबंधी गतिविधियां। अपन क्या कर रहे हैं, लगातार निर्माण संबंधी गतिविधियां करते हैं, सड़कें बना रहे हैं, इमारतें बना रहे हैं, तो इससे क्या होता है भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, यानी भूमि खराब हो रही है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, अयस्क क्या है? धात्विक खनिजों में अयस्क सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं? प्रश्न संख्या 8 देखिए, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज कब और किसने की थी? तो भारत के लिए सबसे पहले समुद्री मार्ग की खोज 1498 में पुर्तगाल के एक नाविक थे जिसका नाम था वास्को डी गामा, उन्होंने की थी। विद्यार्थी ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 9, उन कारकों के नाम बताइए जो कृषि को प्रभावित करते हैं। तो विद्यार्थी इसका सही आंसर हो जाएगा कृषि को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं वो एक तो हो जाएगा धरातल की बनावट, दूसरा आपका हो जाएगा जलवायु और तीसरा हो जाएगा मृदा। ये तीनों ही क्या करते हैं, कृषि को प्रभावित करते हैं। प्रश्न संख्या 10, निर्वाह कृषि और गहन निर्वाह कृषि में अंतर स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे गहन कृषि और निर्वाह कृषि इन दोनों में आपको क्या करना है, अंतर स्पष्ट करना है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि में क्या होता है, किसान अपने खेत में घर के लोगों की सहायता से ही पारंपरिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए फसलों का उत्पादन करता है और अपने कृषि कार्य में मशीनों का प्रयोग नहीं करता है और कम उत्पादन प्राप्त करता है, ये निर्वाह कृषि कहलाती है। मतलब अपने खेत में न तो ज़्यादा उसमें वो श्रम लगाएगा, अपने परिवार के जो भी सदस्य हैं उनकी सहायता से अपने खेत में ही खेती करेगा, उसमें न तो ज़्यादा औजारों का प्रयोग करेगा और न ही उन्नत क्वालिटी के बीजों वगैरह का, या फिर खर्चा ज़्यादा नहीं करेगा। अपनी भाषा में सीधी बात कहें तो खर्चा ज़्यादा नहीं करेगा, केवल परिवार के भरण पोषण के लिए ही खेती करता है, तो वो होती है अपनी निर्वाह कृषि। और गहन कृषि कौन सी होती है, ऐसी खेती जिसमें किसान है अपनी भूमि के टुकड़े पर अधिक परिश्रम यानी मेहनत बहुत ज़्यादा करेगा, मशीनों का ज़्यादा प्रयोग करेगा, नवीन बीजों का प्रयोग करेगा और उसके अंदर उर्वरकों का प्रयोग यानी खाद का प्रयोग करते हुए अधिक उत्पादन प्राप्त कर बाजार में उसे बेचता है, तो उसे गहन कृषि कहा जाता है। यानी ऐसी कृषि जिसको बाजार में बेचने के उद्देश्य से की जाती है वो तो हो जाएगी आपकी गहन कृषि। चलिए 11वां प्रश्न है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। वह कौन से मुख्य तथ्य हैं जो कृषि की आवश्यकता को प्रभावित करते हैं? वह कौन से मुख्य तथ्य हैं जो कृषि की आवश्यकता को प्रभावित करते हैं? तो यहाँ पे देखिए कृषि की आवश्यकता नहीं है, उद्योगों की अवस्थिति को, ठीक है ना। यहाँ पे आप लिखेंगे उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं। तो उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले मुख्य तथ्य निम्नलिखित हैं। पहला हो जाएगा कच्चे माल की उपलब्धता, दूसरा हो जाएगा भूमि की उपलब्धता, तीसरा हो जाएगा सस्ता श्रम, शक्ति के पर्याप्त साधन, पूंजी की आवश्यकता, परिवहन के साधन की सुलभता और बाजार। ये सारे के सारे कारक हैं, ये उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं। यहाँ पे आप लिखेंगे उद्योग, ठीक है ना, उद्योग की अवस्थिति, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग जरूर हुई है लेकिन आप समझ लीजिएगा। तो उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? कच्चे माल की उपलब्धता, कहीं पे फैक्ट्री लगानी है तो सबसे पहले तो वहाँ पे पास में कच्चा माल मिलना चाहिए। जैसे कि शक्कर उद्योग लगा रहे हैं तो पास में गन्ने के खेत होने चाहिए, वहीं पे फैक्ट्री लगाई जाएगी। भूमि की उपलब्धता, अब उद्योग लगाने के लिए जहाँ फैक्ट्री लगाई जाती है वहाँ पे भूमि भी जरूरी है, तो भूमि की उपलब्धता। सस्ता श्रम, यानी वहाँ पे मजदूर है वो सस्ते दाम पे मिल जाए। शक्ति के पर्याप्त साधन, पूंजी की आवश्यकता यानी रुपए पैसे की आवश्यकता, और परिवहन के साधनों की सुलभता, यानी वहाँ पे साधनों के आवागमन में भी आसानी हो, ऐसे स्थान पे उद्योग लगाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 12, जनसंख्या संगठन से क्या तात्पर्य है, यानी जनसंख्या संगठन किसे कहते हैं? तो जनसंख्या संगठन के अंतर्गत लोगों की जीवन प्रत्याशा, लिंगानुपात, साक्षरता दर, स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता, व्यवसाय, आय स्तर आदि का पिरामिड की सहायता से अध्ययन किया जाता है जो जनसंख्या संरचना एवं जनसंख्या संगठन को प्रकट करता है।
प्रश्न संख्या 13, संविधान के प्रमुख उद्देश्य कौन कौन से हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट ये प्रश्न रहेगा आपके एग्जाम की दृष्टि से। आपके बोर्ड की परीक्षा में भी ये प्रश्न आने वाला है और आपके अर्धवार्षिक में भी आने वाला है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? संविधान के प्रमुख उद्देश्य कौन कौन से हैं? तो उन आदर्शों को सूचीबद्ध करना जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रचना। दूसरा हो जाएगा राजनीतिक व्यवस्था को लागू करना और तीसरा हो जाएगा खुद को बचाने हेतु सशक्त करना। ये संविधान के प्रमुख उद्देश्य हैं। प्रश्न संख्या 14, भारतीय संविधान में वर्णित धर्मनिरपेक्षता को समझाइए। यानी भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता है, उनको आपको बताना है। तो भारतीय संविधान में भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया। यहाँ पे देश मत लिखना विद्यार्थियों। भारतीय संविधान में भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया है। राज्य की नज़र में सभी धर्म सम्मान हैं और भारत में किसी के प्रति धर्म आधारित भेदभाव नहीं किया जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की निम्नलिखित उद्देश्य प्राप्त कर सकता है। क्या क्या उद्देश्य रहेंगे? कोई भी धार्मिक समूह या संप्रदाय किसी दूसरे धार्मिक संप्रदाय पर अपना वर्चस्व यानी प्रभुत्व कायम नहीं करेगा। कोई भी मान लो धार्मिक समूह है, वो दूसरे जो संप्रदाय हैं उनके ऊपर धार्मिक जो वर्चस्व है वो स्थापित नहीं करेगा। ये संविधान में वर्णित धर्मनिरपेक्षता है। दूसरा देखिए, किसी एक ही धर्म के कुछ लोग उसी धर्म के अन्य लोगों पर अपना वर्चस्व स्थापित नहीं करेंगे। तीसरा देखिए, राज्य किसी भी धर्म को न तो प्रोत्साहित करेगा और न ही किसी से उनकी धार्मिक स्वतंत्रता छीनने का प्रयास करेगा। यानी न तो किसी भी धर्म को आगे बढ़ावा देगा राज्य और न ही किसी की धार्मिक स्वतंत्रता यानी आज़ादी है उनको छीनने का प्रयास करेगा। प्रश्न संख्या 15, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है कि घरेलू हिंसा पर नया कानून किस तरह बना? महिला संगठनों ने इस प्रक्रिया में अलग अलग तरीके से क्या क्या भूमिका निभाई, उसको अपने शब्दों में लिखिए। यानी आपके राजनीति विज्ञान का ये प्रश्न है, वह राजनीति विज्ञान की बुक है उससे लिया गया है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है। तो देखिए, भारतीयों को प्रत्यक्ष और परोक्ष अनुभवों, अन्वेषणों और विभिन्न संचार माध्यमों से महिलाओं के साथ समानता का व्यवहार नहीं किए जाने का आभास हुआ। उन्हें पता चला कि न तो घरों में और न ही कार्यालयों कारखानों में इनके साथ में समानता बरती जा रही। किसके साथ में? महिलाओं के साथ में। अतः भारतीय महिलाओं ने घरेलू हिंसा के विरोध में कार्यस्थलों पर समानता का व्यवहार किए जाने के लिए नियम बनाए जाने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि भाई हम जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पे हमें समानता मिले और इसके लिए गवर्नमेंट है वो नियम बनाए। इसके लिए उन्होंने क्या की? मांग उठाई। इनकी मांग के समर्थन में विभिन्न संगठनों ने भी आवाज बुलंद की। यानी कई सारे जो सामाजिक संगठन थे उन्होंने भी कहा कि ये महिलाओं की बात सही है, उनकी मांग उचित है, तो उन्होंने भी इनका समर्थन किया और आवाज को बुलंद किया। महिला संगठनों ने और राष्ट्रीय महिला आयोग ने संसदीय स्थायी समिति को अपनी मांगों का एक मांग पत्र है वो सौंपा। ठीक है। महिला सुरक्षा कानून विधेयक संसद में 2002 में पेश किया गया, लेकिन महिला प्रतिनिधि इस विधेयक में प्रस्तुत महिला के प्रति घरेलू हिंसा की परिभाषा से संतुष्ट नहीं थी। यानी इन्होंने 2002 में भारतीय संसद में तो अपना मांग पत्र है वो सौंपा था, लेकिन उसमें क्या था कि महिला के प्रति जो घरेलू हिंसा की परिभाषा थी ना, उससे ये संतुष्ट नहीं थे। अतः दिसंबर 2002 में स्टैंडिंग कमेटी ने इस विधेयक संबंधी अपनी सिफारिशें राज्यसभा में प्रस्तुत की। इन्हें राज्यसभा पटल पर रखा गया और कमेटी ने महिला संगठनों की अधिकांश मांगों को स्वीकार कर लिया। फिर से दिसंबर में इसके ऊपर दोबारा से विचार विमर्श किया गया और फिर दिसंबर में जब विचार विमर्श किया गया तो अधिकांश जो इनकी मांगे हैं उनको स्वीकार कर लिया गया। अतः 2005 में नया विधेयक पूरे संसद में पेश किया गया, जो संसद के दोनों सदनों में पारित हुआ। उसके बाद में राष्ट्रपति के पास में स्वीकृति हेतु भेज दिया गया और इस प्रकार महिलाओं के लिए घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2006 लागू हुआ। ये ध्यान रखना, महिला घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2006 में लागू हुआ था। आज का अंतिम प्रश्न रहेगा, उससे पहले एक प्रश्न और है, फिर उसके बाद में अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को जिस तरह कालखंडों में बांटा था उसमें क्या समस्याएं थी? विद्यार्थियों, ये प्रश्न बहुत बड़ा है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो स्कॉटलैंड के निवासी जेम्स मिल ने 1817 में भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश नामक 3 कालखंडों में बांटा था। तो ध्यान रखना आपको, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा था? 3 कालखंडों में, एक तो हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। और इस पर इन्होंने एक किताब भी लिखी थी 3 कालखंडों में बांटते हुए। उसमें क्या क्या समस्याएं थी आप देखिए।
कालखंडों का ये आवंटन धर्म पर आधारित था जो उचित नहीं है। यहाँ पे देखो हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश ये धर्म पर आधारित इन्होंने कालखंड को बाँटा था, जो कि बिल्कुल भी उचित नहीं था। ये एक समस्या थी। दूसरी समस्या क्या थी? इतिहास के विभिन्न इतिहास के किसी भी दौर को धर्म के आधार पर विभाजित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सभी धर्म एक साथ चलते हैं, तो किसी एक धर्म के आधार पे अपन नहीं कह सकते हैं। प्राचीन भारत में सभी शासकों का एक धर्म नहीं था, क्योंकि राजा उस समय पे थे, कुछ मुगल भी थे, तो कुछ राजपूत भी थे, तो कुछ जाट भी थे, तो अलग-अलग धर्म से संबंधित थे, कुछ सिख भी राजा थे, तो अलग-अलग धर्म से संबंधित थे। अगला देखिए, इतिहास के विभाजन के इस आधार का उद्देश्य लोगों में फूट डालना था। यानी इस जेम्स मिल ने जो इतिहास का आधार ये उद्देश्य दिए थे, इसमें इनका उद्देश्य यही था कि लोगों के अंदर फूट डाले और रोजो लोगों को है एक दूसरे से अलग कर दे। जेम्स मिल ने अंग्रेजी शासन को प्रगति और सभ्यता का प्रतीक माना था, और इससे पहले का शासनकाल को जातिवाद, अंधविश्वास से पूर्ण कहा। ये उनकी औपनिवेशिक मानसिकता का ही परिचायक था। अगला प्रश्न है 17वां, दीवानी मिलने से ईस्ट इंडिया कंपनी को किस तरह से फायदा हुआ था? तो यहाँ पे देखिएगा ये प्रश्न काफ़ी बड़ा है। और फिर उसके बाद में आपका अंतिम प्रश्न रहेगा, किन परिस्थितियों में बंगाल में नील का उत्पादन धराशायी हो गया? अगर इस प्रश्न का उत्तर नहीं आता अथवा में ऑप्शन मिल जाएगा, मालवारी व्यवस्था स्थायी बंदोबस्त के मुकाबले कैसे अलग थी? तो विद्यार्थियों ये था कक्षा 8 का सामाजिक विज्ञान का पेपर। मैं आशा करता हूँ आप सभी विद्यार्थियों ने अंत तक देखा है और अच्छे से समझ लिया है। बिल्कुल इनमें से ज़्यादातर प्रश्न आपके अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा में पूछे जाएंगे। डाउनलोड करना है तो मैं वीडियो के बीच में या फिर अंत में आपको बताऊंगा। तो बिल्कुल ये पेपर आपको हमारी वेबसाइट पे मिलेगा। वेबसाइट है, उसका नाम है udaystudy.com। तो आप गूगल में जाके udaystudy.com ऐसे लिखेंगे, फिर गूगल में इसको सर्च कर देंगे। यहाँ पे आपके आएगा राजस्थान जीके का या फिर लेटेस्ट पोस्ट का एक ऑप्शन, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है और उसके अंदर कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान पेपर ऐसा नाम लिखा होगा, उसके ऊपर क्लिक कीजिए। उसके नीचे काफ़ी सारा विवरण खुल जाएगा और उसमें एक नाम आएगा डाउनलोड करें, तो उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप डाउनलोड करें के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये पेपर आपके फ़ोन में पूरा का पूरा सेव हो जाएगा और आराम से आप पढ़ लीजिएगा। अगर यहाँ से आपको गूगल से वेबसाइट नहीं मिलती है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट की लिंक दे रखी है, उसके ऊपर क्लिक कीजिए और आप हमारी वेबसाइट पे चले जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।